हम देख रहे हैं समाज का अध्ययन भारत और उसके सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 भाग 1। यह न्यू एनसीईआरटी है जो नवंबर 2025 में आई है। इसमें हमने इतिहास का 2 चैप्टर देख लिया है। हमने भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण और मराठा साम्राज्य का उदय, ये दोनों चैप्टर हमने डिस्कस कर दिया है। आज हम देखने जा रहे हैं भारत में औपनिवेशिक काल। भारत में औपनिवेशिक काल जो अध्याय 4 है, लेकिन इतिहास की यह तीसरी चैप्टर है। विलियम डिग्बी बोलते हैं 1901 में। यह अंग्रेज थे लेकिन भारतीय हित के लिए लिखा करते थे। आरंभिक काल के ब्रिटिश या ब्रितानी लगभग 2 शताब्दी पूर्व बंगाल तथा अन्य समकक्ष अध्यक्षाधीन मंडलों प्रेसिडेंसी को इस देश और इसकी प्रजा को लूट के लिए शिकार के रूप में देखते थे। उत्तरवर्ती अंग्रेजों के अधीन प्रशासकों के रूप में यह लूट आज किसी भी पूर्ववर्ती काल से कहीं अधिक उग्र रूप में चल रही है। आधुनिक इंग्लैंड भारतीय संपदा से महान बना है। संपदा सदैव शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल द्वारा छीनी जाती है। तो यह बता रहे हैं कि बंगाल और अंग्रेजों के अधीन जितने भी प्रेसिडेंसी थी उसमें लूट जो है, इसके पीछे के अंग्रेजों के पीछे के जितने भी शासक हैं उनसे कहीं अधिक लूट चली। उन्होंने भारतीय संपदा से महान बना। यह देखिए, यह चित्र है जिसमें यहाँ भारत माता को सोने चांदी गहना ब्रितानी महारानी को सौंपते हुए दिखाया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? उपनिवेशवाद क्या है? इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है, यूरोपीय शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करने वाले कारण क्या थे, और औपनिवेशिक काल से पूर्व तथा उसके दौरान भारत की आर्थिक एवं भू राजनीतिक स्थिति क्या थी। ब्रिटिश या ब्रितानी औपनिवेशिक प्रभुत्व का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इन 4 प्रश्नों का इन पूरे अध्याय में हम देखेंगे। यह एक यूनानी चित्रकार स्पिरिडियोन रोमा द्वारा 1778 में निर्मित चित्र है जिसका शीर्षक है द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेज टू ब्रिटानिया। इस चित्र पर अध्याय में आगे चर्चा की गई है। सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पे आगमन होता है। उनका कोझिकोड कालीकट पे आगमन होता है और 1560 में गोवा में धर्म न्याय अधिकरण इक्विजिशन की स्थापना होती है और 1612 से 1690 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत, मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। वहीं आगे देखेंगे कि 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पांडिचेरी में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। वहीं 1741 में कोलाचल के युद्ध में डच सैन्यबल की पराजय हुई। डच यहाँ से हारते हैं और बाहर निकल जाते हैं इंडिया से 1741 तक। 1746 से 1763 तक ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध, कई युद्ध हुए ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध में ब्रिटिश की विजय होती है और 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति का अंत होता है। वहीं 1770 से 1772 में बंगाल का प्रथम भीषण अकाल पड़ता है। 1829 से 1833 के बीच में वर्तमान मेघालय में खासी जन क्रांति होती है। खासी एक जनजाति है जो एक जन क्रांति करती है। 1835 में मेघालय का भारतीय शिक्षा पर प्रतिवेदन आता है और 1858 में ब्रिटिश राज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है और ब्रिटिश राज का आरंभ होता है। 1848 से 1849 के बीच में सिख साम्राज्य का पतन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पंजाब का भी अधिग्रहण हो जाता है। और उसके बाद 1857 में महान भारतीय क्रांति होती है और इसी क्रांति के बाद 1858 में
ब्रिटिश राज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके ब्रिटिश राज का आरंभ किया जाता है। तो ये है इतिहास का टाइमलाइन। अब देखेंगे, पिछले अध्याय में हमने देखा कि मराठों ने मुगल साम्राज्य को अत्यधिक दुर्बल कर दिया, किंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे स्वयं ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हो जाते। तथापि भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुटमणि बनने के कारण केवल सैन्य अभियान ही नहीं, वास्तव में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे विशाल उपनिवेश था। एक तो मुकुटमणि बनता ही है और सबसे विशाल उपनिवेश था भारत ब्रिटिश साम्राज्य का। उपनिवेशवाद का युग। इस प्रसंग पर पहुंचने से पूर्व हमें कालावधि में थोड़ा पीछे जाकर उपनिवेशवाद के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। इसकी सामान्य परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है? यह है कि जब एक देश किसी अन्य प्रदेश पर अधिकार कर वहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित करता है और अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक तंत्र आरोपित करता है। मतलब कि पहले से जो वहाँ पे राजनीतिक था उसको बदलकर अपने अंदर लेता है, वहाँ के आर्थिक संसाधनों पे मतलब कि अपना आधिपत्य आरोपित करता है और अपना सांस्कृतिक तंत्र भी आरोपित करता है, तब उसे क्या कहते हैं? अब उपनिवेशवाद कहते हैं। यह कोई नवीन घटना नहीं है। उपनिवेशवाद की परंपरा प्रथम शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के महान साम्राज्यों के काल तक पहुंचती है। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत में ईसाई तथा इस्लामी धर्मों के प्रसार के कारण जिन क्षेत्रों को नए धर्मों में परिवर्तित किया गया वहाँ का उपनिवेशीकरण भी हुआ। तो उपनिवेशीकरण का मतलब होता है कि वहाँ पे अधिकार करना, अपनी बस्तियाँ बसाना, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक तंत्र अपना आरोपित करना। और ये क्या था? अपने धर्मों का प्रसार भी था इन क्षेत्रों में। और ये कौन कर रहे थे? ईसाई और इस्लामी लोग ज़्यादा कर रहे थे। उपनिवेशिक युग सामान्यतः 15वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। पहले भी उपनिवेशवाद चल रहा था, लेकिन जो है ज़्यादातर आरंभ जो होता है वो 15वीं शताब्दी से आरंभ होता है और यह यूरोपीय विस्तार को इंगित करता है, जिसने कुछ ही शताब्दियों में विश्व के विशाल भूभागों तक अपना प्रसार किया। उच्च कक्षाओं में जब आप 8वें क्लास के बाद जाएंगे तो आप जानेंगे कि यूरोपीय शक्तियाँ विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर अधिकार कर उपनिवेश स्थापित किए। ये विजय अभियान प्रायः सैन्य बल से संपन्न होते थे, जिसमें मूल निवासियों का नरसंहार अथवा दासत्व, या तो उनका नरसंहार कर दिया जाता था या उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। दासत्व क्या है? किसी व्यक्ति को दास बना देने की क्रिया ही दासत्व कहलाती है। ऐसे अभियानों के लिए उन राष्ट्रों को किसने प्रेरित किया? ऐसे अभियान क्यों किए गए? तो यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भौगोलिक विस्तार तथा वैश्विक प्रभाव के लिए एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी। तो इसका कारण क्या था? ये अभियान करने का, उपनिवेशीकरण करने का कारण क्या था? तो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा था और भौगोलिक विस्तार भी था। भौगोलिक विस्तार के स्पष्ट आर्थिक लाभ थे। भौगोलिक विस्तार करने से क्या लाभ होते थे? तो नए प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति होती थी, नए बाजार मिलते थे, नए व्यापारिक मार्गों तक पहुंच होती थी, प्रायः लूट भी होता था। मतलब वहाँ के धन दौलत को क्या किया जाता था? अपने देश में पहुंचाया जाता था। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होता था, भौगोलिक विस्तार होता था, जिससे नए प्राकृतिक संसाधन, नए बाजार, नए व्यापारिक मार्ग और उस देश में संसाधनों की लूट होती थी। स्थानीय जनसंख्या का ईसाई धर्म में परिवर्तन भी होता था। ये सब प्रबल प्रेरणा थे। मतलब इन्हीं सब प्रेरणा के चलते, मतलब राजनीतिक स्पर्धा, भौगोलिक विस्तार और धर्म परिवर्तन, ये जरूरी चीज़ थे। एक अपेक्षाकृत गौण किंतु महत्वपूर्ण कारण था वैज्ञानिक जिज्ञासा। तो यहाँ पे वैज्ञानिक जिज्ञासा भी क्या था? जिसके चलते भी ये पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप एवं प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान संचित करने हेतु अज्ञात भूभागों का अन्वेषण करने की अभिलाषा। तो मतलब कि जो अभियान होते थे, उपनिवेशीकरण के जो अभियान होते थे, उसमें 4 चीज़ें थी। क्या क्या था?
4 चीज़ें थी। एक राजनीतिक, दूसरा भौगोलिक विस्तार, और तीसरा धर्म परिवर्तन, और चौथा था वैज्ञानिक जिज्ञासा। तो ये जो है यूरोपीय शक्ति के बीच में मतलब अभियान जो हुआ उपनिवेशीकरण का, उसका 4 कारण मुख्य कारण था। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भौगोलिक विस्तार, धर्म में परिवर्तन करना और वैज्ञानिक जिज्ञासा। यद्यपि उपनिवेशक प्रायः यह दावा करते थे कि उनका सभ्यकारी अभियान, यह कैसा अभियान है? सभ्यकारी अभियान है। मतलब यह था कि उपनिवेशित जन समुदायों के उन्नति कारक हैं और उन्हें असभ्य आदिम से क्या बना रहे हैं, अथवा बर्बर से उन्हें असुरीकरण से उन्हें हम सभ्य बना रहे हैं। किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न थी, जिसमें निहित था स्वतंत्रता का ह्रास, उपनिवेशकों द्वारा संसाधनों का दोहन, पारंपरिक जीवन पद्धतियों का विनाश तथा विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण। तो उपनिवेशीकरण से क्या होता था? वे कहते थे कि हम उन्हें असभ्य, आदिम और बर्बर अथवा सूरीकरण से उन्हें हम मुक्त कर रहे हैं। उनके लिए यह सभ्यकारी अभियान है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं थी। वास्तविकता क्या था? इससे स्वतंत्रता का ह्रास होता था, उपनिवेशकों द्वारा संसाधनों का दोहन होता था और पारंपरिक जीवन पद्धतियों का विनाश होता था तथा विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण होता था। असुरीकरण क्या है? असुरीकरण क्या है? डेमोनाइज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डेमोनाइज। किसी व्यक्ति या समूह को अत्यंत नकारात्मक रूप में चित्रित करना, मतलब उन्हें असभ्य, आदिम अथवा बर्बर कहकर बुलाना। ये क्या है? डेमोनाइज है, असुरीकरण है। एक व्यंग चित्र है जिसमें एक ब्रिटिश उद्योगपति अफ्रीका के मानचित्र पर हाथ में टेलीग्राफ का तार लिए पैर फैलाकर खड़ा है। एडवर्ड लिनली शॉम्बोर्न द्वारा चित्रित है। यह पंच नामक पत्रिका लंदन में 1892 में प्रकाशित किया गया। यह अफ्रीका को दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि टेलीग्राफ का तार लिए हुए पूरे अफ्रीका को क्या है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। और यह एक पंच नामक पत्रिका में चित्रित किया गया था। यह सत्य है कि औपनिवेशिक युग ने विश्व को परस्पर जोड़ा, लेकिन यह भी एक था कि औपनिवेशिक युग ने क्या जोड़ा? विश्व को परस्पर जोड़ा। अर्थव्यवस्थाओं एवं प्रौद्योगिकियों की तीव्र वृद्धि हुई, किंतु इसका लाभ जो है प्राय उपनिवेशकों को ही मिला, उस देश को नहीं मिला। अनेक ऐतिहासिक अध्ययनों ने यह प्रमाणित किया है कि उपनिवेशित समुदायों को अत्यंत कष्ट भोगने पड़े और विपन्नता सहनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से सारे संसाधनों का दोहन करके जो उनके अंदर वे उपनिवेश बने वहाँ चला जाता था। आपके विचार में यह व्यंग चित्र क्या अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है? टेलीग्राफ जो है त्वरित संचार को पहली बार संभव बनाया, उस समय हाल ही में आविष्कृत हुआ था। चित्र के विभिन्न तत्वों का भी विश्लेषण कीजिए। तो यह टेलीग्राफ के माध्यम से दिखा रहा है कि किस तरह से अफ्रीका के सारे देश पे मतलब उपनिवेशीकरण हो गया, किसी दूसरे देश का प्रभाव हो गया। अनेक उपनिवेशित क्षेत्रों में उपनिवेशकों के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना प्रबल हुई। 20वीं शताब्दी के मध्य में मतलब 1901 से लेके मध्य में मतलब 1950 के आसपास, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का अंत होने लगा। अनेक कारकों ने विश्वव्यापी उपनिवेशवाद को तीव्रता से समाप्त करने में योगदान दिया और अधिकांश उपनिवेशित राष्ट्र स्वतंत्र हुए। यहाँ हम भारत के विशेष प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इस प्रकार उनके विरुद्ध प्रतिरोध की भावना हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1950 के आसपास लगभग अधिकांश उपनिवेशित राष्ट्र स्वतंत्र हुए और हम भारत के विशेष प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो भारत का व्यापार यूनानियों और रोमनों के साथ लगभग 2 शताब्दी पूर्व से चलता आ रहा था। भारतीय वस्तुएं जैसे मसाले, कपास, हाथी दांत,
रत्न, चंदन, सागवान की लकड़ी, वुड्स स्टील, यह इम्पोर्टेंट स्टील है जो इंडिया में पाया जाता था, तथा अन्य वस्तुओं की भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अत्यधिक मांग थी। 16वीं शताब्दी तक जब यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नौ परिवहन प्रारंभ किया, तब भारत एक सशक्त एवं समृद्ध आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र था। इतिहासकारों, विशेषतया अर्थशास्त्री एंग्स मेडिसन का आकलन है कि संपूर्ण काल में भारत का योगदान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कम से कम 1/4 था। मतलब 1/4 तो विश्व के जीडीपी में योगदान किसका था? सिर्फ भारत का था, 25%। इतने सारे कंट्री होने के बावजूद भारत का जीडीपी में योगदान 25% था। यह चीन के साथ, जिसका योगदान भी समान स्तर का था, और चीन का भी योगदान लगभग 25% था। तो इस तरह से यह दो देश ही पूरे मतलब विश्व का आधा जीडीपी को योगदान देते थे। विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। यह उल्लेखनीय है कि 16वीं शताब्दी से अनेक यूरोपीय यात्री भारत को समृद्धशाली बताते थे और इसकी विनिर्माण क्षमताओं, विविध कृषि उत्पाद तथा व्यापक आंतरिक एवं बाह्य व्यापारिक संजालों का वर्णन करते थे। तथापि इसी आर्थिक संपन्नता ने भारत को यूरोपीय औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाया, और यही सब चीज़ जो समृद्धशाली थे, यही उनको आकर्षित किया यूरोपीय औपनिवेशिक को। सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं? किसी देश या इस प्रसंग में संपूर्ण विश्व द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को मापना ही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आइए अब हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रथम औपनिवेशिक प्रयासों का अवलोकन करें। कब से औपनिवेशिक प्रयास शुरू हो गए यूरोपियों द्वारा? सबसे पहले हैं पुर्तगाली। व्यापार एवं उत्पीड़न, वे व्यापार भी करते थे और उत्पीड़ित भी करते थे। पुर्तगाली अन्वेषक एवं नौ संचालक वास्को डी गामा ने मई 1498 में कप्पड़ तट, कौन सा तट? कप्पड़ तट, जो केरल में है, कोझिकोड के समीप पहुंचकर भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आया? पुर्तगाली एक आया, वास्को डी गामा, जो मई 1498 में, और यहाँ से यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि उसका स्वागत भली भांति हुआ, तथापि उसके आक्रामक आचरण के कारण स्थानीय शासकों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो सके। 4 वर्ष पश्चात अपनी द्वितीय यात्रा के समय उसने भारतीय व्यापारियों को बंदी बनाकर उन्हें यातनाएं दी, और दोबारा जब यह 4 वर्ष के बाद आता है तो बहुत सारे भारतीय व्यापारियों को बंदी बनाता है, उनका वध किया और समुद्र से कालीकट पे बमबारी की, और समुद्र से ही कालीकट पे बमबारी किया। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा, जो बाद में भारत में उनके उपनिवेश की राजधानी बनी, सहित मालाबार, कोरोमंडल तट पर अनेक व्यापारिक केंद्रों पर आधिपत्य स्थापित किया, और गोवा, मालाबार और कोरोमंडल तट पर अनेक व्यापारिक केंद्रों का आधिपत्य स्थापित किया। पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था लागू की जिसे कार्टेज अनुज्ञा पत्र कहा जाता था। इसके अंतर्गत अरब सागर में संचरण करने वाली समस्त नौकाओं को पुर्तगालियों से नौवहन की अनुमति ग्रहण करनी पड़ती थी। मतलब अगर भारतीय नौका हैं, जिसे मराठा में भी हमने देखा कि मराठा लोग इसका क्या करते हैं? इसका निषेध करते हैं, मतलब इसके विरुद्ध खड़ा होते हैं। जिन नौकाओं के पास ये अनुमति पत्र नहीं होता था उन्हें जब्त कर लिया जाता था। मतलब समुद्र में क्या था? उनका प्रभुत्व था, और उनके अगर समुद्र में किसी नौका को उतारना है तो पुर्तगालियों से कार्टेज मतलब अनुज्ञा पत्र लेना पड़ता था। इस समुद्री प्रभुत्व के माध्यम से पुर्तगालियों ने भारत और यूरोप के मध्य मसालों के व्यापार पर लगभग 1 शताब्दी तक एकाधिकार स्थापित कर लिया। भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति वाणिज्यिक शोषण के साथ साथ धार्मिक उत्पीड़न से भी जाना जाता है। जहाँ वे वाणिज्यिक शोषण तो कर ही रहे थे, वहीं पे धार्मिक उत्पीड़न भी कर रहे थे। गोवा में उन्होंने 1560 में धर्म न्याय अधिकरण की स्थापना की। इसके अंतर्गत, जिसे इक्विजिशन भी कहा जाता है, के अंतर्गत उन हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों, ईसाई
धर्मांतरितों को कठोर दंड दिए जाते थे यदि वे अपने मूल धर्म का पालन करते पाए जाते थे। अगर आप मूल धर्म का अपना पालन कर रहे हैं तो उन्हें ये 1560 में धर्म न्यायाधिकरण के तहत इनको क्या दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। 1498 में कोझिकोड में वास्को डी गामा के आगमन को दर्शाता शिलापीठ वास्को डी गामा लैंडेड हेयर कप्पाडयू, जो क्या है, जो ऊपर हमने पढ़ा, जो कप्पड़ तट, तो कप्पाडयू इन द ईयर 1498। धर्म न्यायाधिकरण क्या है, इक्विजिशन क्या है? यह रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा स्थापित एक विशेष न्यायाधिकरण था जिसका कार्य उन विधर्मी ईसाइयों पर निर्णय लेना था जिन पर चर्च की मान्यताओं के विरुद्ध मत रखने का संदेह होता था। अगर ये ईसाई चर्च के मान्यताओं के विरुद्ध हो जाते थे तो उनको क्या दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। लगभग 600 वर्षों तक संपूर्ण यूरोप में हजारों विधर्मियों को कठोर यंत्रणाओं के साथ मृत्यु दंड भी दिया गया। ऐसे अत्याचारों के साथ साथ बलात् धर्मांतरण, अनेक हिंदू मंदिरों का विध्वंस भी किया गया और मूल निवासियों के साथ विविध प्रकार की क्रूरताएं की गई। गोवा धर्म न्यायाधिकरण को 1812 में समाप्त किया गया। जहां 1560 में इसका गठन हुआ, वहीं पे ये 1812 में जाके समाप्त हुआ। अब यहाँ पे एक और दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि कुछ शताब्दियों पूर्व वर्तमान दक्षिण कर्नाटक में स्थित बंदरगाह नगर उल्लाल रानी अबक्का प्रथम के नेतृत्व में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो एक दक्षिण कर्नाटक में स्थित एक बंदरगाह था उल्लाल, जिस एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और इसका नेतृत्व करता क्या थे, रानी अबक्का। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों ने बारंबार इस नगर पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु रानी ने पड़ोसी राज्यों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाकर उनके प्रयासों को विफल कर दिया। अंततः वह बंदी बना ली गई और कारागार में वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी उत्तराधिकारी रानी अबक्का द्वितीय, तो मतलब ये प्रथम थे, और द्वितीय के विषय में कहा जाता था कि उनके नारियल के खोलों से अग्नि गोले बनाकर पुर्तगाली नौसेना के अनेक पोतों को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। इन दोनों वीरांगनाओं को प्रेरणादायक गाथाएं आज भी कर्नाटक के पारंपरिक नृत्य नाटक यक्षगान के माध्यम से स्मरण की जाती है। तो यक्षगान में इन दोनों वीरांगनाओं का बहुत सारे प्रेरणादायक गाथाएं हैं। तो यक्षगान से जुड़ा हुआ कर्नाटक का एक नृत्य है और यह दक्षिणी कर्नाटक के स्थित बंदरगाह उल्लाल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र इनके अंतर्गत आता था, नेतृत्व करते थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा आए, गोवा, मालाबार तट, कोरमंडल तट, ये सब पे अधिकार किया, धर्म न्यायाधिकरण का स्थापना किया और किस तरह से औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया। अब डच के बारे में हम देखेंगे। वाणिज्य और प्रतिस्पर्धा। डच 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पहुंचे। ये थोड़ा सा लेट पहुंचे। पुर्तगालियों के विपरीत उनका प्राथमिक लक्ष्य व्यापारिक वर्चस्व, विशेषतः मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। इनका जो प्राथमिक लक्ष्य था वह उपनिवेशीकरण नहीं था, शुरू में व्यापारिक वर्चस्व बढ़ाना था। उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसके व्यापारिक केंद्र भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। पश्चिमी तट पर सूरत, भरूच, कोचीन या कोच्चि तथा पूर्वी तट पर नागपट्टिनम और मसूलीपट्टिनम प्रमुख थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति केरल के मालाबार क्षेत्र में रही, जहां उन्होंने पुर्तगालियों को कई व्यापारिक केंद्रों से विस्थापित किया। तो ये मालाबार का क्षेत्र क्या था, पुर्तगालियों का भी क्षेत्र था, गोवा, मालाबार और कोरमंडल तट। तो इनसे डचों ने इनको बहुत जगहों पे इनको निकाल दिया। कोलाचल के युद्ध 1741 के बाद त्रावणकोर के राजा मार्तांड वर्मा के समकक्ष डच सेनाओं के आत्मसमर्पण का एक चित्रण पद्मानवपुरम महल में। तो ये दिखा रहा है पद्मानवपुरम महल में जो राजा मार्तांड वर्मा थे, कोलाचल के युद्ध के बाद डच सेनाओं के आत्मसमर्पण को दिखा रहा है। भारत में डचों की उपस्थिति अंततः सीमित हो गई। 1741 में कोलाचल के युद्ध में
उनकी निर्णायक पराजय के पश्चात यह उपस्थिति तीव्र गति से छीन हो गई। इस युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के अंतर्गत सैन्य बलों ने डचों को भूमि तथा समुद्र दोनों पर पराजित किया। त्रावणकोर राज्य वर्तमान केरल के दक्षिण भाग में स्थित था। यह युद्ध किसी एशियाई शक्ति द्वारा किसी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति को सफलतापूर्वक पराजित करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। मतलब कि एक तो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति जल्दी पराजित नहीं हो रहे थे, लेकिन एशियाई शक्ति द्वारा मतलब त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा 1741 में कोलाचल के युद्ध में उन्हें पराजित करना एक दुर्लभ उदाहरण है। तो इस प्रकार से डच भी समाप्त हो जाते हैं। अब फ्रांसीसी का बारी आता है। फ्रांसीसी औपनिवेशिक आकांक्षाएं। फ्रांसीसी भारत में अपेक्षाकृत बाद में प्रविष्ट हुए। वर्ष 1668 में सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और तत्पश्चात 1674 में पांडिचेरी में द्वितीय केंद्र स्थापित किया। तो अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है सूरत में और उसके ठीक 16 साल बाद उन लोग करते हैं 6 साल बाद पांडिचेरी में अपना द्वितीय केंद्र स्थापित करते हैं। यहीं उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तथा भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। 1742 से 1754 तक भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहे डुप्ले ने कई ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का सूत्रपात किया जिन्हें आगे चलकर ब्रिटिशों ने भी अपनाया। डुप्ले काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसने कई औपनिवेशिक नीतियों को सूत्रपात किया जिसे ब्रिटिश ने भी आगे चलकर अपना लिया। उन्होंने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया और एक अनुशासित पैदल सेना जिन्हें सिपाही या सिपोई कहा जाता था। डुप्ले ने स्थानीय उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप कर कठपुतली शासकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन की नीति भी विकसित की और उसने क्या किया कि कठपुतली शासकों का एक नया नियम अपनाया और उसके हस्तक्षेप के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन की नीति विकसित की। भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को अंततः कर्नाटक युद्धों 1746 से 1763 के दौरान नियंत्रण में लाया गया। ये युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुए संघर्षों की एक श्रृंखला थी। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेनाएं प्रारंभ में सफल रही। उन्होंने 1746 में मद्रास पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अंततः वे ब्रिटिशों के सम्मुख पराजित हो गए और उनकी भारत में उपस्थिति पांडिचेरी तथा कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई। मतलब ये ब्रिटेन से हारने के बाद 1763 के बाद इनका मुख्य तरह से उपस्थिति सिर्फ पांडिचेरी तक ही था और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। डचों की भांति पुर्तगालियों के विपरीत फ्रांसीसी शक्तियाँ भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती थी। एक दुर्लभ अपवाद 1748 में पांडिचेरी के विशाल बेदापुरम मंदिर का विध्वंस था। मतलब जनरली इन लोग कोई मंदिर का विध्वंस नहीं किए हैं, लेकिन एक दुर्लभ अपवाद है कि पांडिचेरी का एक विशाल मंदिर था बेदापुरीश्वरन मंदिर, जिसको उन्होंने 1748 में विध्वंस कर दिया, जिसे डुप्ले ने वहाँ के जेसुइट पादरियों एवं अपनी पत्नी के आग्रह पर ईसाई धर्म की प्रधानता स्थापित करने हेतु ध्वस्त कराया। और इसे किसने कराया? तो डुप्ले ने कराया। सामान्यतः फ्रांसीसियों को भारत के साथ सीमित व्यापार से ही संतोष करना पड़ा और यह अपने शासन को बढ़ा न सकें और सीमित व्यापारी तक ही सीमित हो गए। 1764 का एक योजना पत्र जिसमें दुर्गीकरण ग्रिड रूपरेखा पर आधारित पांडिचेरी नगर को दर्शाया गया। समुद्र की ओर मुख किए हुए जो विशाल संरचना है वह दुर्ग था की ओर संकेत करता है। तो यह जो विशाल संरचना है जो समुद्र की तरफ दिखा रहा है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? दुर्ग को दिखाया जा रहा है। ठीक है। और यह पांडिचेरी का एक ग्रिड है जिसमें फ्रांसीसी भाषा में बहुत कुछ लिखा गया है। प्लान को दिखाया गया, ले फोर्ट किधर रहेगा, तो मतलब इसमें सब कुछ दिखाया गया कि फोर्ट किधर रहेगा। ये देखिए फोर्ट को दिखाया गया है, यहाँ पे गेट को दिखाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया एक योजना पत्र के रूप में। लेकिन 1763 में इनका क्या होता है?
1763 में हारने के बाद इनको यहाँ पे एक सीमित व्यापार तक ही सीमित रह जाते। अब आते हैं ब्रिटेन। तो पुर्तगाली देख लिए, डच देख लिए और फ्रांसीसी देख लिए। अब अंग्रेजों का प्रवेश होता है। ब्रिटेन ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन किया। यह कैसे संभव हुआ, इस विषय पे अनेक पुस्तकों में ब्रिटिश शासकों की रणनीतियों का विश्लेषण किया गया। यहाँ हम पूरी कहानी बताने का प्रयास नहीं करेंगे, अपितु भारत में उनकी औपनिवेशिक उपस्थिति के मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आप अगली कक्षाओं में जाएंगे और यूपीएससी वगैरह का तैयारी करेंगे तो इसका विस्तृत चर्चा आपको मोटी मोटी बुकों तक में सीमित मिलेगा। अब व्यापारियों से शासक कैसे बने ये देखते हैं अंग्रेजों का। भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण इतिहास की उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है, जहां एक साधारण व्यापारिक कंपनी एक साम्राज्यवादी शक्ति में रूपांतरित हो गई। पारंपरिक विजयों के विपरीत भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण क्रमिक, सुनियोजित तथा प्रायः वाणिज्यिक उपक्रम का एक रूप लिए हुए था, न कि प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण का। शुरू में ये क्या बन के आए, व्यापारी बन के आए, और क्रमिक और सुनियोजित रूप से वाणिज्यिक उपक्रम से यह साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में रूपांतरित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी। इसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक राजकीय अधिनियम, जिसे चार्टर कहते थे, प्राप्त हुआ था, जिसने इसे विशेष अधिकार प्रदान किए, जैसे कि निजी सेना गठित करने का अधिकार था। तथापि इसके प्रतिनिधियों ने आरंभ में स्वयं को केवल व्यापारियों के रूप में प्रस्तुत किया। इसी कारण 17वीं शताब्दी में उन्हें भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे सूरत, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में बिना विशेष विरोध के अपने केंद्र स्थापित करने का अवसर मिला। शुरू में अपने आप को इन्होंने क्या दिखाया, सिर्फ व्यापारिक दिखाया। तो शुरू में स्थानीय शासकों को ये व्यापारिक केंद्र आपत्तिजनक नहीं लगे, क्योंकि वे सामान्यतः विदेशी व्यापार का स्वागत करते थे। तथापि इन साधारण प्रतीत होने वाले प्रयासों के पीछे कंपनी का दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई थी। मतलब ये शुरू में अपने केंद्र स्थापित करते थे, जबकि आपने मराठा में भी पढ़ा होगा कि उनका जो एक आमात्य थे रामचंद्र पंत, तो उन्होंने भी बोला था कि इन्हें व्यापार तो करने दिया जाए, लेकिन इन्हें दुर्ग न बनाने का मिले, मतलब कि इन्हें कोई भवन बनाने को नहीं मिलना चाहिए इन्हें। आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय के प्रथम पृष्ठ पे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह चित्र ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित मुख्यालय हेतु विशेष रूप से बनवाया गया था। इसकी लंबाई 3 मीटर से अधिक है और इस चित्र के प्रत्येक पक्ष का अवलोकन करें। उसमें प्रदर्शित व्यक्ति, वस्तुएं, प्रतीक एवं भाव भंगिमाएं 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह में प्रत्येक समूह इस चित्र से प्राप्त संदेशों के विषय में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। हमारे उत्तर कुछ पृष्ठों के पश्चात दिए गए। तो फिर से जो शुरू में चित्र था, जिसमें भारत माता को सोने, चांदी, जवाहरात ब्रितानी को देते हुए दिखाया गया है, उस चित्र को पूरी तरह से अगर वर्णन करेंगे तो उसमें और भी निष्कर्ष निकलेंगे। अब ये है उनका फूट डालो और राज करो की नीति। किनका था? अंग्रेजों का। व्यापारी का छद्म रूप बनाए रखते हुए कंपनी के प्रतिनिधि स्थानीय शासकों से राजनीतिक संबंध स्थापित करते रहे। वे कुछ शासकों को अन्य के विरुद्ध सैन्य सहायता देकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अगर किन्हीं 2 शासकों के बीच में, भारतीय शासकों के बीच में अगर किसी तरह का युद्ध होता था, तो किसी एक शासक को वे सैन्य सहायता देकर दूसरे शासक के विरुद्ध हारने और जीतने में मदद करते थे। इस प्रकार वे विदेशी आक्रांताओं के स्थान पर सत्ता के मध्यस्थ बनकर उभरे। ब्रिटिशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के साथ मध्य प्रतिस्पर्धा तथा राजवंशों के उत्तराधिकार संबंधी विवादों का लाभ उठाया, जिसे फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया। ब्रिटिश इस प्रकार के सामाजिक विभाजनों का शोषण करने में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान धार्मिक समुदायों के मध्य विद्वेष को पहचान कर उसे बढ़ावा भी दिया। प्लासी का युद्ध जो 1797 में हुआ, इस नीति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों, जिनका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ, तब क्लाइव ने नवाब के दरबार में असंतुष्ट तत्वों की पहचान की
उन्होंने पहचान किया कि कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध हैं। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र के साथ षड्यंत्र रचा और उसके साथ यह समझौता किया कि यदि वह नवाब के साथ विश्वासघात करेगा तो उसे नवाब के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। यह युद्ध प्लासी अर्थात प्लासी, जैसा कि अंग्रेजों ने उच्चारित किया, में हुआ, जो वर्तमान कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। नवाब को कुछ फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन प्राप्त था, किंतु मीर जाफ़र की सेनाएं, जो नवाब की सेना का प्रमुख भाग थी, युद्ध में निष्क्रिय रही। इस प्रकार संख्या में कम होने पर भी ब्रिटिशों को विजय प्राप्त हुई। आज भी मीर जाफ़र नाम भारत में विश्वासघाती के पर्यायवाची के रूप में स्मरण किया जाता। आज भी लोग इस नाम को रखते नहीं हैं, और जिस तरह से विभीषण को कोई नाम रखना नहीं चाहता, जैसे विभीषण को अपने भाई का विश्वासघाती माना जाता है, उसी प्रकार से मीर जाफ़र को अपने ही राजा का विश्वासघाती माना जाता है। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व करते हुए 1757 में विलियम हीथ द्वारा चित्रित 1821 में बनाया गया। देखिए, ये रॉबर्ट क्लाइव को दर्शाया गया है और वो नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। स्वयं को एक राज निर्माता के रूप में स्थापित करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रमशः विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 19वीं शताब्दी में उसने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कुख्यात हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की घोषणा की। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती है तो उस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। यह नीति जानबूझकर हिंदू धर्म की दत्तक पुत्र परंपरा, पहले क्या था कि अगर किसी को पुत्र नहीं होता था तो वह गोद ले लेते थे, तो ये जो दत्तक पुत्र की परंपरा था उसका उपेक्षा किया और अपना राजा खुद ही राजा बनने के लिए लालित हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य में उस राज्य को मिला लेता था। जो भारतीय राजवंशों में उत्तराधिकार प्राप्त करने का एक वैध और स्वीकृत माध्यम था, दत्तक पुत्र परंपरा, उसको क्या किया, उपेक्षित किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक रियासती राज्य वह क्षेत्र था जो किसी भारतीय राजकुमार, महाराज अथवा नवाब के अधीन शासन में था, किंतु जिसने आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ब्रिटिश संरक्षण एवं मार्गदर्शन स्वीकार कर लिया था। ऐसे सैकड़ों राज्य थे। कुछ बड़े थे जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर अथवा जम्मू और कश्मीर, तथा कुछ छोटे छोटे भी बहुत सारे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग 500 से अधिक रियासती राज्य विद्यमान थे, जो संपूर्ण उपमहाद्वीप के 40% क्षेत्र में थे। मतलब बहुत सारे को क्या किया था, अपना बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया था। इनको अपनी सैन्य सेवाएं देता था, उनके आंतरिक राजनीतिक में हस्तक्षेप करता था, लेकिन शासन भारतीय राजकुमार, महाराज अथवा नवाब का ही होता था। हड़प नीति के परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों का विलय हुआ, जिससे ब्रिटिशों को भौगोलिक सत्ता का विस्तार हुआ। इस नीति से भारतीय समाज के कुछ वर्गों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक अन्य युक्ति, जिसे सहायक संधि कहा जाता है, के अंतर्गत भारतीय शासकों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था, जो उन्हें आंतरिक तथा बाह्य संकटों से सुरक्षा प्रदान करता था। इसके प्रत्युत्तर में भारतीय शासकों को अपने व्यय पर ब्रिटिश सैनिकों को रखना पड़ता था, तथा विदेशी संबंध केवल ब्रिटिशों के माध्यम से ही संपन्न होते थे। मतलब किसी अन्य विदेशी संबंध आप नहीं रख सकते थे। जो ब्रिटिश सैनिक आपके अंतर्गत रह भी रहे, उनका भी खर्च आप ही को देना है। इसे सहायक संधि कहा जाता था। यह प्रणाली रियासती राज्यों को प्रभुसत्ता को बनाए रखने का आभास कराती थी, परंतु वास्तविक सत्ता ब्रिटिशों को हस्तांतरित हो गई और भारतीय शासकों पर उनकी ही पराधीनता की कीमत का बोझ डाल दिया गया। 1798 में हैदराबाद का शासक इस प्रकार की संधि में सम्मिलित होने वाला प्रथम शासक था। शीघ्र ही अन्य कई शासकों ने भी इसका अनुसरण किया। ये तथाकथित संधियां ब्रिटिशों को बिना प्रत्यक्ष शासन किए विशाल प्रदेशों के नियंत्रण की अनुमति देती थी, जिससे कम व्यय में साम्राज्य की स्थापना संभव हो सकी। एक बार जब कोई राज्य इस प्रणाली में सम्मिलित हो जाता, तब उससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता था, क्योंकि स्वतंत्र होने
कि किसी भी प्रयास में उसे ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ता था। तो सहायक संधि भी काफ़ी खतरनाक था। स्वर्ग से नर्क की ओर, विनाशकारी अकाल। पलासी की विजय के कुछ वर्षों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र थे राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्लाइव ने विशेषकर बंगाल को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने अधिकतम कर वसूली की, जबकि शासन या विकास में न्यूनतम निवेश किया। मतलब न तो किसी तरह का कृषि में विकास हुआ और न ही किसी राजनीतिक या आर्थिक विकास हुआ, जिससे जन सामान्य पे विनाशकारी प्रभाव पड़े। 1770 से 72 के मध्य, जब 2 वर्षों तक सफल की विफलता पहले से ही लोगों को पीड़ित कर रही थी, उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए कठोर कर लक्ष्यों, जिसने कृषकों को चाहे फसल हो या ना हो अपनी भूमि की उपज पर उच्च दर से नकद कर देना अनिवार्य था। इसके कारण एक भयावह अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। इस अकाल में लगभग 1/3 जनसंख्या या अनुमानतः 1 करोड़ लोग मारे गए। वास्तव में कंपनी के अकाल के समय न केवल कठोर कर प्राप्ति लक्ष्य बनाए रखे, अपितु भूमि कर को और बढ़ा दिया। ऐसी क्रूरता की निंदा बाद में न केवल भारतीय लोगों द्वारा बल्कि कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और विद्वानों द्वारा भी किया गया। जैसे इस अध्याय के आरंभ में उद्धृत विलियम डिग्बी भी यही बोलते हैं 1901 में कि मतलब बंगाल को और अन्य प्रेसिडेंसी राज्यों को लूट मतलब कि पहले पूर्ववर्ती शासकी से बहुत ज़्यादा रहा। उदाहरण के लिए 1 शताब्दी तक बाद ब्रिटिश अधिकारी W हंटर ने लिखा, जब देश प्रत्येक वर्ष एक पूर्ण अपव्यय में परिवर्तित हो गया, तब भी अंग्रेजी शासन लगातार भूमि कर की मांग करता रहा। वर्ष 1970 की दाहक ग्रीष्म ऋतु में लोग मरते रहे, कृषक अपने पशुओं को बेचते रहे, वे कृषि उपकरणों को बेचते रहे, वे अपने अनाज के बीज खा गए और उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों को तब तक बेचा जब तक कोई खरीदार नहीं बचा। उन्होंने वृक्षों की पत्तियों और खेत की घास तक खा डाली। दिन रात भूख से व्याकुल और रोगग्रस्त दरिद्र जन नगरों की ओर उमड़ते रहे। मतलब उस समय अकाल इतना खतरनाक था कि लोग अपने पुत्र और पुत्री मतलब बेटा बेटी को तक बेच गए। जो अनाज के बीज को बोना था उन्हें वे खा गए। इस प्रकार की दुखद अकाल घटनाएं संपूर्ण ब्रिटिश शासनकाल में बार बार घटित होती रही। उदाहरण के लिए 1876 से 78 के भीषण अकाल में मुख्यतः दक्कन के पठारी क्षेत्र में लगभग 80 लाख भारतीयों की मृत्यु हुई। तो बंगाल का अकाल हो चाहे दक्कन का अकाल हो, ये सब अकाल में बहुत लोगों की मृत्यु हुई। एक और जहाँ लोग बड़ी संख्या में भूख से मर रहे थे, वहीं मद्रास के समुद्र तट पर निर्यात हेतु अनाज की बोरियां। उस समय अकाल के समय मद्रास के समुद्र तट पर अनाज की बोरियों को दिखाया गया है कि किस तरह से अंग्रेज संसाधनों का दोहन कर रहे थे। संकट की गंभीरता की उपेक्षा करते हुए कुछ भारतीय व्यापारी मूल्य वृद्धि की आशा में अपने भंडार को रोक कर रखते थे, जिससे कृत्रिम अभाव उत्पन्न होता था। और दूसरी ओर ब्रिटिश शासन ब्रिटेन को निरंतर अनाज निर्यात करता रहा। अकाल के 3 वर्षों के दौरान केवल चावल ही प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन की मात्रा में निर्यात किया गया, जो मद्रास के तट पे भी दिखाया जा रहा है। तो लगभग 3 वर्ष में ही 10 लाख टन चावल, खाली सिर्फ चावल ही निर्यात किया गया। बेंगलुरु में भी 1877 के अकाल के समय राहत हेतु प्रतीक्षारत जन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में दर्शाया गया। देखिए, अकाल की स्थिति हम लोग आज के डेट में नहीं देखते हैं। ये हमारे यहाँ का आज का लोकतंत्र है जो हम लोग को कम से कम अकाल से बचाए रखा है, नहीं तो ब्रिटिश राज में स्थिति काफ़ी नाजुक था। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त ब्रिटिश शासन की मुक्त बाजार की नीति, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य को स्वतंत्र रूप से घटने बढ़ने दिया गया, उसने भी अकाल की भयावहता को और अधिक बढ़ाया। इस प्रकार भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंटन ने 1876 से 78 के अकाल के समय
यह आदेश जारी किया कि सरकार की ओर से अन्न के मूल्य घटाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार के तरफ से मूल्य को नहीं घटाया जाएगा, जिसको जिस मूल्य पर बेचना है वो बेच सकता है। इससे अकाल की भयावहता और बढ़ी। उसी समय 1876 में जब भीषण अकाल अपनी चरम अवस्था पर था, लिटन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। कहाँ किया? दिल्ली में, जिसमें 68,000 अधिकारियों, छत्रपों और महाराजाओं, जहाँ 80,000 लोग मर रहे थे, वहाँ पे 68,000 अधिकारी को एक सप्ताह तक चलने वाला भोज सम्मिलित था। ब्रिटिश शासनकाल की संपूर्ण अवधि में घटित भीषण अकालों की सटीक संख्या लगभग 12 से 20 तक मानी जाती है। मतलब इनके शासनकाल में 12 से 20 अकाल आए। अनेक अकाल आयोगों, अन्य प्रतिवेदनों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि मानव जीवन की हानि, यहाँ मानव शब्द प्रयुक्त है, यद्यपि करोड़ों मवेशी एवं अन्य पशु भी मारे गए, कि कुल संख्या 5 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य रही। जहाँ सिर्फ मनुष्य 5 से 10 करोड़ मरे, वहीं मवेशी भी इसी रेंज में मरे होंगे। मतलब 5 से 10 करोड़, जो द्वितीय विश्व युद्ध के मृत लोगों की संख्या के समकक्ष है। इतनी संख्या में लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मरे थे। तो सोचिए, यह विश्व युद्ध से भी बड़ा युद्ध हो गया अकाल के चलते मृत्यु। ब्रिटिश शासन ने कुछ नगरों में अकाल राहत शिविर तो आरंभ किए, किंतु अल्पसंख्या तथा अपर्याप्त आपूर्ति के साथ कुछ अधिकारियों को तो यह मत था कि अकाल राहत जानबूझकर अत्यंत कम रखी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 1878 से 80 के अकाल आयोग की एक टिप्पणी में लिखा गया है, यह सिद्धांत कि अकाल के समय दरिद्र जन सहायता की मांग करने के अधिकारी है, संभवतः यह विश्वास उत्पन्न करेगा कि वे हर परिस्थिति में सहायता पाने के अधिकारी हैं। मतलब कम से कम अगर सहायता करेंगे तो ये लगेगा कि कुछ तो सहायता किया जा रहा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में अकालों का इतिहास हर काल में रहा, जो सूखा, बाढ़, युद्ध अभियानों एवं अन्य कारकों से उत्पन्न हुए, परंतु इतने व्यापक स्तर पर कभी नहीं। औपनिवेशिक काल में भारत, विशेषकर ग्रामीण भारत, गहन निर्धनता में डूब गया और कभी उबर नहीं पाया। आज भी हमारे किसान गरीब के गरीब ही रह गए। भारत की संपदा का निकास, जैसा कि हमने पूर्व में देखा, भारत का आर्थिक शोषण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का आधारशिला था। 1895 में अमेरिकी इतिहासकार और राजनीतिक विचारक ब्रुक्स एडम्स ने लिखा, पलासी के युद्ध के तुरंत बाद बंगाल की लूट लंदन पहुंचना आरंभ हुई। उसका प्रभाव लगभग तत्क्षण अनुभव किया गया, क्योंकि सभी विद्वान इस तथ्य पर सहमत थे कि औद्योगिक क्रांति का आरंभिक तिथि 1760 है। संभवतः विश्व के इतिहास में किसी भी निवेश ने उतना लाभ नहीं दिया जितना कि भारत की लूट से प्राप्त हुआ। तो जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आया, वे भारत की लूट से प्रारंभ हुआ। दूसरे शब्दों में एडम्स के अनुसार ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, जिसे भारी निवेश की आवश्यकता थी, आंशिक रूप से भारत से लूटी गई संपदा से संभव हो पाई। यह वाक्यांश अमेरिकी इतिहासकार बिल ड्यूरेंट से उद्धृत है। एडम्स और डिग्बी जैसे विद्वानों से प्रेरणा लेते हुए एक प्रतिष्ठित राजनीतिक विचारक दादा भाई नेहरू जी ने वर्ष 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत से निष्कासित धन का अनुमान प्रस्तुत किया। लगभग उसी समय एक इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी प्रकार का अध्ययन किया। इन समस्त अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि उपनिवेशवादियों ने भारत से असंख्य अरब पाउंड की संपत्ति का निष्कर्षण किया। एक नवीनतम अनुमान उत्सा पटनायक द्वारा के अनुसार 1765 से 1938 तक की अवधि में भारत से लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जो वर्तमान मूल्य, का धन निष्कासित हुआ। यह राशि 2023 में ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 गुना है। मतलब 13 गुना आज के सकल घरेलू उत्पाद से
वह 1765 से 1938 तक ले गए। यह धन केवल करों के माध्यम से ही नहीं अपनी औपनिवेशिक सत्ता द्वारा भारतीयों से रेलवे निर्माण, टेलीग्राफ नेटवर्क तथा युद्धों पे होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु वसूला गया। यद्यपि यह संपत्ति भारत में ही निवेशित होती तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक अत्यंत भिन्न स्वरूप वाला राष्ट्र होता। अगर ये निवेश भारत में होता तो भारत आज के डेट में अमेरिका से भी आगे होता। हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम की द्विसदनीय संसद का निर्वाचित निम्न सदन है। इस सदन में निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरू थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब द्विसदनीय, जैसे हम लोग का भी आज लोकसभा राज्यसभा है, उसमें निम्न सदन जैसे लोकसभा जो है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह ही नाम दिया जाता है। आपके अनुसार अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से दादा भाई नेहरू जी का क्या तात्पर्य है? सूचना संकेत वे 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद सदस्य थे। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब कि ब्रिटिश का किस प्रकार से यहाँ रूल किया गया इंडिया में, जो मतलब ब्रिटिश के जैसे नहीं थे। मतलब जब वे हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 में संसद सदस्य थे तो जिस तरह वहाँ के सदस्य लोग शासन करते थे उस तरह से इंडिया में नहीं हो रहा था, इसलिए उनको ब्रिटिश के जगह पे अन ब्रिटिश कहना पड़ा। ब्रुक्स एडम का चित्र दिया गया, विलियम डिग्बी का चित्र दिया गया, दादा भाई नेहरू जी का दिया गया और आरसी दत्त जो जो जिनका नाम ऊपर दिया गया रोमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। आइए इन पुनः चित्रों पे कुछ संकेतों के साथ इसके प्रतीकात्मक अर्थों पर ध्यान दें। ब्रिटानिया जैसे ब्रिटेन का प्रतीकात्मक रूप, उपनिवेशों की उपेक्षा उच्च स्थान पर विराजमान। देखिए यह जो चित्र दिया गया है यह ब्रिटानिया है जिसमें सिंह शक्ति का प्रतीक है। इसमें सिंह को शक्ति के रूप में दिखाया गया, उस पर ब्रिटानिया को दिखाया गया और वह उसे भारत माता जो है मोती और जवाहरात प्रदान करते हुए दिखाया गया। भारतीय पशुओं को दिखाया गया है जो छोटे छोटे दिखाए गए हैं और यहाँ पे दो श्याम वर्ण पुरुष कपास की गांठें चढ़ाते हुए दिखा रहे हैं कि ये कपास को दे रहे हैं। चीन एक कीमती जार प्रस्तुत करते हुए, चीन को भी दिखाया गया है कि वह एक कीमती जार प्रस्तुत कर रहा है, यह जार है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसैनिक शक्ति को दर्शाया गया है और यहाँ पे बुजुर्ग पिता जो थेम्स लंदन का प्रतीक है, एक बुजुर्ग पिता को दिखाया गया जो लंदन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से इस चित्र को दर्शाया गया है। मरकरी, मरकरी जो व्यापार और यात्रा का प्रतीक है। मरकरी क्या था? एक यात्री था, तो व्यापार और यात्रा का प्रतीक के रूप में उसे दिखाया गया। पूर्व अपनी संपदा ब्रिटानिया को समर्पित कर रहा है। पूर्व मतलब भारत और चीन। चित्र में निहित प्रतीकवाद को समझना, यह प्रतीकवाद के रूप में दिखाया गया है। तो कहता है कि उच्च स्थान पर विराजमान है और उसकी श्रेष्ठ सत्ता को प्रदर्शित करता है। किसके? ब्रिटानिया को। इसके विपरीत उपनिवेशों की निम्न स्थिति और झुकी हुई मुद्रा पर ध्यान दें। इन लोगों का क्या है? मुद्रा झुकी हुई है, लग रहा है जैसे कि झुक के कुछ सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। क्या उपनिवेशों ने वास्तव में अपनी संपत्ति अर्पित की थी? नहीं, उन्हें लूटा गया था या फिर ब्रिटेन ने उसे बलपूर्वक अथवा छल से प्राप्त किया। साथ ही भारतीय की त्वचा का गहरा रंग भी देखें। उन्हें क्या दिखाया गया? भारतीयों को क्या दिखाया गया? काले रूप में दिखाया गया, जो ब्रिटानिया के वर्ण से विपरीत है, और उन्हें गोरे, उस समय गोरे लोगों की काले वर्ण वाले स्थानिकों पर श्रेष्ठता की धारणा को दर्शाता है। आज भी यह जो है काले और गोरे में भेद आज भी जारी है। परिवर्तनशील परिदृश्य, विस्तारित हो रहे उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय जीवन के प्राय प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया, क्योंकि शासक यह मानते थे कि भारत को उनके श्रेष्ठ विचारों के अनुसार पुनः आकार दिया जाना चाहिए। आइए संक्षेप में उन प्रभावों में से कुछ पर दृष्टि डालें। अब क्या परिवर्तनशील दृश्य देखेंगे। भारत के स्वदेशी उद्योगों का पतन। 18वीं शताब्दी से पूर्व भारत अपने उत्पादन कौशल के लिए प्रसिद्ध था।
विशेषकर वस्त्रों जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पटसन, भांग और नारियल रेशा से वस्त्र बनाना। इसके मुख्य प्रकार थे भारतीय सूती कपड़ा, जिन पे समृद्ध और बारीक डिजाइन, चमकीले रंग और अत्यंत पतली मलमल से लेकर गहराई से उभरे हुए वस्त्र तक के विभिन्न प्रकार विश्व के अनेक भागों में अत्यधिक मांग थे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा उभरा हुआ क्या मतलब है। उभरे हुए वस्त्र का मतलब है, जिसको इंग्लिश में एवोस्ड कहते हैं, वस्त्रों पे इस प्रकार की आकृति अंकित होना जो उभरी हुई और स्पष्ट दिखाई दे। आज भी अगर आप मम्मी का साड़ी को देखेंगे तो कुछ कुछ पार्ट में कहीं कहीं उभरा हुआ चीज़ें अंकित किया हुआ दिखाई देगा। क्या आप ऊपर दिए गए सभी शब्दों को समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो 5 विद्यार्थियों का समूह बनाइए और इन शब्दों की जानकारी अपने शिक्षक की सहायता से अपने निष्कर्षों की तुलना कीजिए। तो सूती क्या है, रेशमी क्या है, ऊनी क्या है, पटसन क्या है। सूती कहते हैं कॉटन कपड़ा को। रेशमी भी रेशम से बनता है, जो एक प्रकार के मतलब रेशमी कीड़ा से बनता है, तो उसे रेशमी वस्त्र कहते हैं, अपने चारों तरफ लपेट लिया जाता है। ऊनी वस्त्र जो है भेड़ वगैरह से मिलता है, और पटसन का एक वृक्ष होता है जूट का, उससे यह बनता है। भांग जो है, भांग का भी वृक्ष होता है, उससे बनता है। नारियल रेशा भी वृक्ष से। तो सूती कॉटन जो कपड़ा है वह भी वृक्ष से ही है। तो इसमें सिर्फ रेशमी है कपड़ा है, जो सिर्फ एक जंतु जो रेशम का कीड़ा कहते हैं जिसे, उससे बनता है। बाकी सारा क्या है, वृक्ष से बनता है। ब्रिटिश नीति ने भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी कर लगाया, जबकि भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं अत्यंत कम करों के साथ स्वीकार करने को बाध्य किया गया। इसके अतिरिक्त अब ब्रिटेन ने समुद्री व्यापार अथवा विनिमय दरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे भारतीय व्यापारियों के लिए पहले की भांति निर्यात करना अत्यंत कठिन हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। 19वीं शताब्दी में भारत का वस्त्र निर्यात तीव्रता से घटा, जबकि ब्रिटेन से भारत में आयात और भी तीव्रता से बढ़ा। तो जहाँ यहाँ से रॉ मटेरियल जाते थे, कच्चे माल जाते थे, और वहाँ से जो सामान बनकर आते थे उन पे अत्यंत कम कर लगता था, जिससे हमें खरीदना मजबूरी हो जाता था। और भारत के सामानों पर काफ़ी ज़्यादा कर लगता था, जिससे हम बाहर उसे नहीं बेच सकते थे। कुशल कारीगरों के समुदाय जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिल्प में निपुण थे, निर्धनता में ढकेल दिए गए और उन्हें अधिक कर वाले कृषि क्षेत्रों में जीविका के लिए लौटने को बेबस होना पड़ा। तो जो हमारे कुशल कारीगर थे वे कृषि क्षेत्र में लौट गए। 1834 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने कहा, सूती बुनकरों की अस्थियां भारत के मैदानों का विरंजन कर रही है। मतलब ये एक कटाक्ष है कि सूती बुनकरों की अस्थियां क्या कर रही है, भारत के मैदानों को विरंजन कर रही है। ऐसी ही स्थिति भारत के लोहा, स्टील, कागज एवं अन्य उत्पादों के लिए भी उत्पन्न हुई। उपनिवेशकालीन शासन के दौरान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की भागीदारी निरंतर घटती रही और स्वतंत्रता के समय यह घटकर मात्र 5% रह गई। जहां 25% तक ये विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान था, वहीं स्वतंत्रता के समय तक आते आते यह 5% रह गई। 2 शताब्दियों से भी कम समय में संसार के सबसे समृद्ध भूभागों में से एक, सबसे निर्धन देशों में से एक बन गया। परंपरागत शासन संरचनाओं का विघटन। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से पूर्व भारत में स्थानीय स्वशासन की सुव्यवस्थित प्रणालियां विद्यमान थी। जैसे ग्राम पंचायतें समुदाय के कार्यों का संचालन करती थी, विवादों का निवारण करती थी तथा सिंचाई, सड़क निर्माण आदि जैसे सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करती थी। क्षेत्रीय राज्य दशकों और शताब्दियों में विकसित जटिल प्रशासनिक संरचनाएं बनाए रखते थे, जो स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढली हुई थी। 1830 के दशक में कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेडकॉफ ने इस प्रणाली और इसकी कार्य क्षमता का वर्णन इस महत्वपूर्ण कथन में किया था। ग्राम समुदाय लघु गणराज्यों के सदृश हैं, जिनमें प्रायः वह सब कुछ होता है जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है। वे वहाँ बने रहते हैं जहाँ अन्य सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक के बाद एक राजवंश समाप्त हो जाते हैं, क्रांति के पश्चात पुनः क्रांति होती, किंतु ग्राम समुदाय यथावत बना रहता है। तो ये भारतीय ग्रामीण समुदाय के सशक्त
मतलब कि शासन प्रणाली को दर्शाता है। ग्राम समुदायों की यह संगठित अवस्था जहाँ प्रत्येक समुदाय अपने आप में एक लघु राज्य, ग्राम समुदाय को ये चार्ल्स मेटकॉफ क्या मान रहे हैं, एक लघु राज्य मान रहे हैं, के रूप में कार्य करता है। भारत की जन संपदा के संरक्षण में किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा अधिक सहायक रही है, और ये जन संपदा का क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन ने देसी शासन प्रणालियों को क्रमबद्ध रूप से नष्ट किया और इनके स्थान पर एक केंद्रीकृत नौकरशाही स्थापित की, जिसका प्रमुख उद्देश्य कर संग्रह और विधि व्यवस्था बनाए रखना था, न कि जनहित को बढ़ावा देना। इस परिवर्तन ने समुदाय आधारित निर्णय निर्माण की शताब्दियों पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। तो ग्राम समुदाय को समाप्त करके एक केंद्रीकृत नौकरशाही को स्थापित किया गया। ब्रिटिश कानून संहिताओं की स्थापना ने उन प्रथागत विधियों और परंपराओं की उपेक्षा की जो पीढ़ियों से भारतीय समुदाय को संचालित करती थी। इसे आधुनिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसे इन इन मतलब कि कानून संहिताओं को आधुनिकता माना गया, परंतु वास्तव में यह एक ऐसा विदेशी ढांचा था जो भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं था और इसने सामान्य जन को न्यायिक व्यवस्था से विमुख कर दिया। न्यायालय महंगे, अधिक समय लेने और एक विदेशी भाषा में संचालित होने वाले बन गए। आज भी यही है। आज आप सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में ही अपना केस दायर कर सकते हैं, आप हिंदी में वहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो आज भी यह जो ब्रिटिश व्यवस्था जो अपनाया गया वे आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारा ग्राम समुदाय का न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस प्रकार से अंग्रेजों ने सबसे पहले स्वदेशी उद्योग पे हमारे चोट किए, उसके बाद ग्राम समुदाय पे चोट किए, हमारी न्यायिक व्यवस्था पे चोट पहुंचाए। उसके बाद भारतीय शिक्षा का रूपांतरण हुआ जिसने भूरे अंग्रेज तैयार किया। तो भारतीय शिक्षा का रूपांतरण, भूरे अंग्रेज तैयार करना। शिक्षा एक प्रभावशाली उपकरण बन गई जिसके द्वारा ऐसे भारतीयों का वर्ग निर्मित किया गया जो ब्रिटिश हितों की सेवा करे। मतलब शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जिससे भारतीय वर्ग भी ब्रिटिश हित की सेवा में मतलब ब्रिटिश भारतीय बन गए। पूर्ववर्ती शताब्दियों में भारत में विविध शिक्षण परंपराएं थी, जैसे पाठशालाएं, मदरसे, बिहार, ये बौद्ध धर्म में बिहार चलता था, तथा विभिन्न प्रकार की शिष्य प्रशिक्षण प्रणाली थी। इन संस्थानों द्वारा न केवल व्यवहारिक ज्ञान अपितु सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का भी प्रसारण होता था। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश प्रतिवेदनों में भारत में लाखों ग्राम्य विद्यालयों का उल्लेख मिलता है। शुरू के जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ मतलब 1801 के आसपास में बहुत सारे ब्रिटिश प्रतिवेदन हैं, उसमें क्या मिलते हैं, लाखों ग्राम्य विद्यालयों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए बंगाल और बिहार में 1830 तक लगभग 1 लाख से 1.5 लाख विद्यालय थे। जहां युवा, सिर्फ बंगाल और बिहार का बात हो रहा है, जहां पे 1 लाख से 1.5 लाख विद्यालय थे, जहां युवा मूल निवासियों को अत्यंत कम व्यय में परंतु अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से पढ़ना लिखना तथा अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से हमारा शिक्षा क्या था, कम व्यय में और सरल और प्रभावी ढंग से मिलता था। लेकिन क्या हुआ, शिक्षा का रूपांतरण हो गया। वे अब पाठशालाएं, मदरसे बिहार के जगह पे ब्रिटिश हित की सेवा करने के लिए एक भारतीय वर्ग का निर्माण करने लगे। 1835 में भारत की शिक्षा के इतिहास में एक तीव्र मोड़ आया जब ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस बी मैकॉले, इनका नाम याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। इन्हीं के सारे दिए गए जितने भी सोच हैं वो आज भी चलते आ रहे हैं, ने प्रसिद्ध मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन प्रस्तुत किया। यद्यपि इसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें संस्कृत अथवा अरबी का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि यूरोपीय ज्ञान भारत की समस्त देसी साहित्य की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। उन्हें न तो संस्कृत का ज्ञान था और न ही अरबी का ज्ञान था, फिर भी यह मानते थे कि यूरोपीय ज्ञान क्या है, श्रेष्ठ है। मैंने किसी भी प्राच्यवादी को ऐसा नहीं पाया जो यह स्वीकार न करे कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक शेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशज साहित्य की तुलना में अधिक मूल्यवान है। तो इनका मानना था कि जो भी प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट
क्या किसको कहते हैं? अब एक प्राय अप्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग पश्चिम एशिया से लेकर सुदूर पूर्व तक के क्षेत्रों के विद्वानों के लिए होता था। भारत में प्राच्यवादी प्राय संस्कृत, पाली, फारसी अथवा आदि विद्या भाषाओं के विद्वान होते थे। अब इन्हें भारतविद कहा जाता है। तो प्राच्यवादी कहिए और चाहे भारतविद कहिए, मतलब ऐसे लोग जो पश्चिम एशिया से लेकर सुदूर पूर्व तक जिस भाषा में, जो अप्रचलित शब्द मतलब अब हो गया है, जिस भाषा में विद्वान थे उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता था। तो मैकॉले का कहना है कि कोई भी ऐसा प्राच्यवादी नहीं है जो यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक शेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशज साहित्य की तुलना में अधिक मूल्यवान है। इसलिए उनके अनुसार भारतीयों को ब्रिटिश शिक्षा की आवश्यकता थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, परंतु स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से क्या हो, वो अंग्रेज हो। तो मैकाले का कहना था कि शिक्षा, जो प्राच्यवादी हैं या जो भी ज्ञानी लोग हैं, उन्हें तो अब नहीं बदल सकते, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें हम क्या बदलेंगे, रक्त और रंग से भारतीय रहेंगे, परंतु स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो जाएंगे। यद्यपि कुछ ब्रिटिश प्राच्यवादी यह तर्क देते रहे कि भारतीय विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषाओं में अध्ययन करने दिया जाना चाहिए। मतलब ब्रिटिश प्राच्यवादी, यहाँ पे प्राच्यवादी का मतलब है भारतीय, लेकिन यहाँ ब्रिटिश प्राच्यवादी मतलब विद्वान यह तर्क देते हैं कि भारतीय विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषाओं में अध्ययन करने देना चाहिए। किंतु मैकाले की नीति प्रभावी सिद्ध हुई। परिणाम स्वरूप पारंपरिक भारतीय विद्यालय धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अंग्रेजी भाषा प्रतिष्ठा की भाषा बन गई। आज भी हिंदी में पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई भी गार्जियन नहीं चाहते हैं। आज तो कुछ ज़रूरतें बन गई, उस समय क्या था, थोपा गया था, लेकिन अब हमारी मजबूरी हो गई कि हम इसी में ढल जाएं तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यह औपनिवेशिक शासकों से जुड़ी हुई थी। इसने भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षित अभिजनों और सामान्य जनों के बीच एक अस्थायी विभाजन उत्पन्न कर दिया। नवीन शिक्षा प्रणाली ने औपनिवेशिक शासन के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की। इससे भारतीय लिपिकों और कनिष्ठ कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो प्रशासन में निचले स्तर की सेवाओं को ब्रिटिश कर्मचारियों की तुलना में अत्यंत न्यून व्यय पर निभा सके। तो क्या था, जो भारतीय ब्रिटिश की तरह बन गए, जो त्वचा और रंग से तो भारतीय थे लेकिन स्वाद, विचार और नैतिकता से अंग्रेज थे, वे अत्यंत न्यून व्यय पे, बहुत कम वेतन पे खटने के लिए तैयार हो गए। साथ ही यह प्रणाली पारंपरिक ज्ञान और अधिकार के स्रोतों को भी हाशिए पे ले गई, जिससे पीढ़ियों तक भारतीय संस्कृति विरासत से कटे रहे। और भारतीय क्या है, अपनी संस्कृति विरासत से कटे रहे। मैकाले द्वारा लिखे गए इस वाक्य, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक शेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशज साहित्य से अधिक मूल्यवान है, का वास्तविक अभिप्राय क्या था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भारतीय स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज बन जाए? देखिए, मैकाले द्वारा लिखा गया जो ये वाक्य है, उनका कहना था कि भारतीय जो पुस्तकालय है, मतलब कि भारतीय साहित्य जो है, भारतीयों का जो सांस्कृतिक है, वे अरब और भारत का मिला भी दें तो यूरोपीय संस्कृति से बहुत निम्न है और तुच्छ स्तर के। और वो चाहते थे कि भारतीय मतलब रक्त और रंग में तो भारतीय हों, लेकिन स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज बन जाए, ताकि कम वेतन पे अच्छे भारतीय अंग्रेज मिल सके। इसका संबंध अध्याय के प्रारंभ में उल्लिखित सभ्यकारी अभियान से किस प्रकार है? शुरू में जो सभ्यकारी अभियान बताया गया, उसमें कहा गया कि हम लोग सभ्य बनाने इनको आए। ये क्या है, असभ्य है। तो क्या था कि अगर हम इनको शिक्षा ही अपने अपने यूरोपीय ज्ञान देने लगे तो ये क्या बन जाएंगे, सभ्यकारी बन जाएंगे। इन प्रश्नों पे कक्षा चर्चा आयोजित करने हेतु शिक्षक से अनुरोध करें। तो जहां हमारे स्वदेशी उद्योगों का पतन कर दिए, हमारे न्यायिक व्यवस्था, ग्राम समुदाय को पतन हो गया, वहीं पे शिक्षा प्रणाली पे भी चोट किया गया। अब लास्ट क्या है, साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन। अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक संरचनाओं का भी पुनर्गठन किए। ब्रिटिशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली से परिवर्तित कर दिया, जिसमें हस्तशिल्प
और विनिर्माण सहायक भूमिका निभाते थे। मतलब हमारे स्वदेशी उद्योग का पतन हो गया। इसके स्थान पे उन्होंने ऐसी संरचना बनाई जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता था। मतलब ये कच्चे माल का आपूर्ति करता और बाजार, एक नया बाजार मिल गया और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार बन गई। मतलब ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार बन गई भारत। इस आर्थिक रूपांतरण के तकनीकी पक्षों में जाए बिना हम भारत में निर्मित विशाल रेल संजाल तंत्र का उदाहरण ले सकते हैं। इसे प्रायः उपनिवेशवाद का वरदान कहा जाता है। लेकिन इन्होंने विशाल जो रेल तंत्र को अपनाया 1853 के बाद, तो जितना इसमें खर्च किए उतना माल ले नहीं जा पाए, उससे कम माल ले गए। और हमको ये वरदान इसलिए माना जाता है कि हमारे पूरे भारतीयों को जोड़ने के काम आए। यद्यपि रेल मार्गों ने लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में भूमिका निभाई और भारत के आंतरिक बाजार को एकीकृत किया, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? कच्चे माल को आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को संपूर्ण भारत में वितरित करना। मतलब ब्रिटिश उद्योग के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति हो वो सिर्फ बंदरगाह के क्षेत्रों से नहीं, आंतरिक क्षेत्रों से भी बंदरगाह तक लाया जा सके और उसे आसानी से ब्रिटिश उद्योग के लिए ले जाया जा सके। और फिर जब वो सामान बन जाए तो ब्रिटिश वस्तु को जो बाजार में लाना हो तो पहले बंदरगाह पे आए और उस बंदरगाह से रेलवे सारे पूरे भारत में वितरित कर सके। रेल मार्गों का निर्धारण प्राय विद्यमान व्यापार मार्गों की अपेक्षा करते हुए केवल उपनिवेशी आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु किया गया था। एक अन्य उद्देश्य था एक उद्देश्य था कि कच्चे माल को ले जाना और निर्मित वस्तुओं को लाकर बाजार में वितरित करना। दूसरा उद्देश्य था सेना को उनकी छावनियों से शीघ्र ही किसी दूरवर्ती विद्रोह या युद्ध स्थल तक पहुंचाया जा सके और कम सेना को रखते हुए कहीं से कहीं भी ले जाया जा सके। ये दो मुख्य उद्देश्य थे। अब देखिए 1860 में मद्रास रेलवे ब्रिटिश भारत में रेल नेटवर्क का संचालन करने वाली कंपनियों में से एक भाप इंजन। ये क्या है? एक भाप इंजन है जो मद्रास रेलवे द्वारा निर्मित किया गया था। अतएव भारत में रेलों का निर्माण औपनिवेशिक शासकों की ओर से दिया गया कोई उपहार नहीं था। इसका अधिकांश व्यय भारतीय कर राजस्व से वहन किया गया, अर्थात भारतवासियों ने ही ऐसी अधोसंरचना के लिए धन प्रदान किया जो मुख्यतः ब्रिटिश रणनीतिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति करती थी, न कि जन सामान्य की आवश्यकताओं की। मतलब ये जितना भी वहन था वो सब ही कर राजस्व से किया गया और ब्रिटिश रणनीतिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति हुई, न कि जन सामान्य की आवश्यकता की पूर्ति हुई। टेलीग्राफ नेटवर्क के विषय में भी यही कहा जाता है। यहाँ तक कि औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक लागत भी भारतीयों द्वारा वहन की गई। मतलब उसका जो प्रशासन चलाएंगे वो भी भारतीयों द्वारा कर के द्वारा लिया गया। प्रशासनिक ढांचे, सैनिक छावनियाँ तथा ब्रिटिश अधिकारियों की भव्य जीवन शैली, ये सब भारतीय कराधान से पोषित थे। संक्षेप में कहा जाए तो भारतवासियों ने अपने ही अधिकरण के लिए स्वयं धन उपलब्ध कराया। ये जो है कि भारतवासियों ने अपने ही अधीनीकरण के लिए स्वयं धन उपलब्ध कराया। मतलब शासन करने का भी जो हक दिया वह भारतीयों ने अपने ही पैसों से दिया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? बहुत सारा बदलाव आया। अब क्या शुरू हुआ? प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन, औपनिवेशिक प्राधिकार को चुनौती। भारत ब्रिटिश के लिए संपदा, प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव संसाधनों का इतना विशाल स्रोत था कि उन्होंने इसे ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट में मणि, द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की संज्ञा दी और यह भी उद्घोषित किया कि भारत सदा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना रहेगा जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और चूंकि भारत हमारा पूरब में था और वो वेस्ट में थे, तो माना जाता था कि ब्रिटिश में दोनों जगह साम्राज्य है, तो ब्रिटिश राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा।
ब्रिटिश साम्राज्य पे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इस बात का क्या अभिप्राय है? तो चूंकि एक ईस्ट में एक वेस्ट में है, तो सूर्य का दोनों जगह रहना मतलब हमेशा कहीं भी कहीं एक जगह दिन का होना ही इसका अभिप्राय है। तथापि भारत पे ब्रिटिश अधिकरण के आरंभ से ही प्रतिरोध की चेष्टाएं प्रकट होने लगी, जो इस स्वयंभू अतिथि को निष्कासित करने के लिए प्रयासरत रही। आइए कुछ ऐसे ही आरंभिक प्रतिरोधों का संक्षिप्त अवलोकन करें, परंतु पहले ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का मानचित्र सावधानी पूर्वक देख ले। लाल एवं गुलाबी रंग वाले क्षेत्र वह हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जबकि पीले क्षेत्र वे रियासतें हैं जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। काली रेखाएं रेल मार्गों को दर्शाती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो पीली रेखाएं हैं, जो 540 रियासत जो टूटे हुए थे, वो ये सब है। इम्फाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब क्या है? पीली रेखा। हैदराबाद, राजपूताना, ये सब क्या है? सारे के सारे पीली रेखा रियासत हैं। और जो लाल वाला पार्ट है, जैसे मद्रास हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, मुंबई वाला पार्ट हो गया, ये सब क्या है? ब्रिटिश क्षेत्र के सिंध हो गया, पूरा बंगाल हो गया, पूरा यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब पार्ट क्या है? अंग्रेजों के अधीन थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाल और गुलाबी रंग के हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थे। पीले क्षेत्र वे रियासत हैं, और जो काली रेखाएं आप देख रहे हैं, इस तरह की रेखाएं, वो क्या है? पूरे के पूरे रेल मार्ग। ये सब काली रेखाएं क्या है? रेल मार्ग। मानचित्र का निरीक्षण करें। वर्तमान भारत के मानचित्र की अपेक्षा सीमाओं तथा नामों में क्या मुख्य अंतर है? तो चूंकि हमारा बांग्लादेश अलग हो गया और हमसे पाकिस्तान अलग हो गया, तो बहुत सारे नाम अलग हैं। आज भी भारत के कुछ क्षेत्र जो हैं, भारत फिर भी इसमें दिख रहा है, कुछ का नाम भी अलग है। नेपाल, भूटान हमारे अंतर्गत नहीं आते हैं, और म्यांमार भी हमसे अलग हैं। और बहुत सारे नाम पुराने हैं, जैसे बॉम्बे, जिसको अब मुंबई बोला जाता है। फिर बहुत सारे सिंध, जिसको हैदराबाद, तो वहाँ पे अब हैदराबाद रहा नहीं, वे राजस्थान का पार्ट हो गया। राजपूताना, जो राजस्थान का पार्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम और सीमा बदल गए। अब क्या क्या विद्रोह हुए? तो पहला विद्रोह में आता है सन्यासी फकीर विद्रोह। संगठित प्रतिरोध के आरंभिक उदाहरणों में से एक, जिसे प्राय सन्यासी या सन्यासी फकीर विद्रोह कहा जाता है, 1770 के भीषण अकाल के पश्चात बंगाल में आरंभ हुआ। या 1770 का जो भीषण अकाल हुआ, उसमें उसके बाद यह आरंभ हुआ। सन्यासी किनको कहते थे? हिंदू तपस्वी को। फकीर कौन थे? तो मुस्लिम दरवेश थे। तो हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पे क्या था? एक साथ किया गया विद्रोह था, जो परंपरागत रूप से तीर्थ यात्रा एवं परोपकार हेतु स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते थे। को ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, विशेषतः नूतन भूमि एवं कर प्रणालियों के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। यद्यपि इनके उद्देश्यों पर विवाद रहा है, किंतु अगले 3 दशकों तक उन्होंने ब्रिटिश कोषों तथा कर संग्रह को पराक्रमण किए। ब्रिटिश शासन इन्हें दस्यु घोषित किया, अनेक को मृत्यु दंड दिया, और अंततः अपनी श्रेष्ठ सैनिक शक्ति द्वारा उन्हें पराजित किया। बहुत को मृत्यु दंड भी दिया। यह विद्रोह बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ, जो 1882 में लिखा गया है, की प्रेरणा बनी। इसमें सम्मिलित वंदे मातरम गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अनुप्राणित किया, और स्वतंत्रता प्रायश्चित के बाद यह राष्ट्रगीत घोषित हुआ। आज भी वंदे मातरम जन गण मन के सम्मान इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये पहला विद्रोह था, जो क्या था? सन्यासी और फकीर का विद्रोह था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम का दोनों का विद्रोह था। सन्यासी हिंदू तपस्वी थे और फकीर मुस्लिम दरवेश थे। और इनकी जो मतलब कि विद्रोह है, उसका सबसे अच्छा वर्णन बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है, जो 1882 में लिखा गया। अब जनजातीय विद्रोह। ब्रिटिश शासन ने जब वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर उनकी पारंपरिक जीवन शैली,
को बाधित किया। जनजातियों के जो वन और पर्वतीय क्षेत्र थे उनमें जब हस्तक्षेप करने लगे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, तब भारत की जनजातियां विशेष संकट में आ गई। उन्हें आदिम कहकर वनोपजों एवं भूमि से वंचित कर दिया गया। नगद कर लगाए गए और उन्हें ऋण जाल में फंसाया गया, साहूकारों के ऋण जाल में फंसाया गया। उनकी पंचायतों को समाप्त कर अंग्रेजी न्याय व्यवस्था लागू किया गया। जनजातियों को सभ्य बनाने तथा उन्हें ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने के लिए मिशनरियों को प्रोत्साहित किया गया। यहाँ तक कि एक औपनिवेशिक विधि द्वारा सैकड़ों जनजातियों को अपराधी जनजाति घोषित कर उनके दशकों तक अन्याय हुआ। उपरोक्त दुर्व्यवहारों के कारण कुछ जनजातियों ने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विरोध कर दिया। इस तरह की पहली घटनाओं में से एक कोल विद्रोह 1831-32 में, जिसमें छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र में जब ब्रिटिश शासन की भू नीति ने मूल निवासियों की अपेक्षा कर बाहरी लोगों को लाभान्वित किया, तो कोल जनजातियों, जिसमें कौन आते थे, मुंडा, उराव, ने विद्रोह करते हुए अस्थायी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, किंतु ब्रिटिश सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। फिर उसके बाद हुआ संथाल विद्रोह। ये भी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में हुआ। एक व्यापक विद्रोह था। संथाल विद्रोह का नेता कौन बना? सिद्धू और कान्हू मुर्मू बंधुओं के नेतृत्व में संथाल जनजातियों ने साहूकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया, जो ब्रिटिश समर्थन से उनके पूर्वजों की भूमि छीन रहे थे। उन्होंने अपने शासन की घोषणा की और रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध का संकल्प लिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया निर्मम थी। कुछ आरंभिक क्षति के उपरांत उन्होंने गांवों को जला दिया, हजारों संथालों की हत्या की गई और विद्रोही नेतृत्व को भी मार डाला। फिर भी यह शासी विद्रोह अन्य जनजातियों के लिए औपनिवेशिक प्रतिरोध की प्रेरणा बनी। ये तीर धनुष से लड़ते रहे और वो गोलियों से मारते रहे। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856 का एक रेखा चित्र, जिसमें संथाल विद्रोहियों और बंदूकधारी सिपाहियों के बीच असमान टकराव को दर्शाया गया है ना। यहाँ पे अंग्रेजों को दिखाया गया है और यहाँ पे उनको दिखाया गया। कलाकार की कल्पना से 1856 में चित्रित संथालों के वर्ण, वस्त्र एवं अस्त्रों को ध्यान से देखें और ब्रिटेन की सामान्य जनता में यह चित्र किस प्रकार की धारणा उत्पन्न रहा होगा। तो देखिए, इनके वस्त्र क्या थे? वस्त्र शरीर पे बहुत कम थे, सिर्फ लंगोट था, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था। इनके जो हथियार थे वे क्या थे? वे तीर धनुष तलवार थे और इनका कलर कैसा था? काला था। जो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तो इस प्रकार उन्हें क्या दिखाया जाता था? जनजातीय दिखाया था, असभ्यकारी दिखाया गया है। फिर अगला विद्रोह हुआ आर्थिक शोषण के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह। अकालों के अतिरिक्त भी कृषक अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कर प्रणाली से पीड़ित थे तथा प्राय अपनी भूमि जमींदारों और साहूकारों को हार जाते थे। तो पहला विद्रोह हुआ नील विद्रोह। इस शोषण को दर्शाता है। बंगाल के उत्तरी भागों में यूरोपीय नील उत्पादकों ने किसानों को खाद्यान्न फसलों के नील क्या था? कलर मिलता था इससे। तो इनको मतलब खाने पीने की चीज़ें, मतलब धान गेहूं के जगह पे इन्हें नील बोने को विवश किया, जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। कृषकों के अतिरिक्त खेत मालिक, व्यापारी सभी लाभार्थी थे। मतलब सिर्फ कृषक को छोड़ दीजिए, इस खेल में सभी लाभान्वित थे। अत्यल्प पारिश्रमिक के कारण कृषकों को ऋण गुलामी झेलनी पड़ी। जब उन्होंने नील की खेती करने से मना किया तब उन्हें कारावास, अत्याचार तथा संपत्ति की हानि सहनी पड़ी। किसानों का विद्रोह मुख्यतः उन खेत मालिकों के विरुद्ध था जिन्होंने भाड़े के सैनिकों द्वारा किसानों पर हमला किया। यह सीधे सीधे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई नहीं था, इसमें जो उनको खेती के लिए विवश करते थे उनके विरुद्ध लड़ाई था, जो भाड़े के सैनिक लाके उन पर हमला करते थे। किंतु शिक्षित बंगालियों एवं प्रेस का समर्थन मिलने पे ब्रिटिश प्रशासन को कुछ दमनकारी उपायों को हटाना पड़ा। तो शिक्षित बंगालियों और प्रेस के समर्थन मिलने के कारण कुछ ब्रिटिश प्रशासन कम हुआ, इन पे दमन, और बाद में अंग्रेजों को मतलब कि बहुत सारे सुधार लाने पड़े
गांधी जी के चंपारण विद्रोह के बाद। तो चंपारण विद्रोह भी क्या था? एक नील विद्रोह ही था। नील एक प्राकृतिक गहरा नीला रंग है जो वस्त्र रंगने में प्रयोग होता है। क्या आप ऐसे अन्य पारंपरिक प्राकृतिक रंगों को जानते हैं जिनका उपयोग भारत में वस्त्र रंगने के लिए किया जाता है? तो एक है हल्दी, कुमकुम, ठीक है, और भी बहुत सारे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था। भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे और भी उल्लेखनीय विद्रोह हुए, मतलब कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी फकीर विद्रोह और नील विद्रोह के अलावे भी बहुत सारे विद्रोह हुए। ये विद्रोह और ब्रिटिश शासन की अन्य नीतियां, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, 19वीं शताब्दी के सबसे महान विद्रोह का कारण बनी। इसका विवरण हम अब देखेंगे। तो इन सब विद्रोहों का सबसे बड़ा कारण बना एक महान विद्रोह, 1857 का महान विद्रोह। विद्रोह क्या है? म्यूटिनी। इस संदर्भ में विद्रोह का तात्पर्य सैनिकों या नौसेना के नाविकों द्वारा अपने अधिकारियों के विरुद्ध की गई बगावत से। मतलब कि विद्रोह का तात्पर्य है सैनिकों या नौसेना, जो ये 1857 का महान विद्रोह है, इस विद्रोह का मतलब है कि सैनिक और नौसेना द्वारा अपने ही अधिकारियों के विरुद्ध की गई लड़ाई। लेकिन ऊपर का जो विद्रोह है वो सीधे क्या है? भारतीय और अंग्रेजों के विरुद्ध की लड़ाई। 1857 का महान विद्रोह। ब्रिटिश शासन ने इस ऐतिहासिक घटना को सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी कहा है। स्मरण रहे कि सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती भारतीय सैनिक थे, जबकि उनके अधिकारी प्रायः ब्रिटिश थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह संज्ञा को अस्वीकार कर इस स्थान पर अन्य संज्ञाओं का प्रयोग किया। अनेक विद्वानों के अनुसार इसे हम 1857 का महान विद्रोह कहेंगे। परंतु वास्तव में क्या घटित हुआ? आपके अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिपाही विद्रोह संज्ञा को क्यों अस्वीकार किया गया? चूंकि सिपाही विद्रोह को इसलिए अस्वीकार किया गया क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम था, जो उनको अपने विद्रोह के चलते उन्हें सिपाही विद्रोह कहा गया, क्योंकि वो भारतीयों सैनिकों को क्या मान रहे थे? एक सिपाही मान रहे थे, और उनके द्वारा किया गया विद्रोह था। जबकि हमारे अनुसार वो क्या थे? वे एक महान विद्रोह था जिससे आगे आने वाले विद्रोह का कारण बना। मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह का काल्पनिक चित्रण। देखिए, मेरठ में इस प्रकार से एक काल्पनिक चित्रण है, किस तरह से ध्वस्त करते हुए सिपाही आगे बढ़ रहे थे, हमारे भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे। 1857 के इस महान विद्रोह से बहुत पहले ही सिपाहियों के बीच गहरा असंतोष उत्पन्न हो चुका था। इसका प्रथम संकेत 1806 के तथाकथित बेलोर विद्रोह में प्रकट हुआ। मतलब इस तरह के भारतीय सैनिकों का असंतोष पहले भी दिख चुका था। यह तब फूट पड़ा, यह विद्रोह और बड़ा हो गया जब ब्रिटिश शासन ने वर्दी संबंधी नए नियम लागू किए, जो हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करते थे। क्योंकि उनके सिपाही जो थे, जो भारतीय सैनिक थे, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और वे उनके धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करते थे। जैसे उदाहरण के लिए ललाट पे धार्मिक चिन्ह अंकित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दाढ़ी मुड़वाना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाहियों ने बेलोर का किला, और ये कहाँ था? तमिलनाडु में, अपने अधिकार में ले लिया और अनेक ब्रिटिश अधिकारियों एवं सैनिकों की हत्या कर दी। किंतु ब्रिटिशों ने विद्रोह का दमन कर सैकड़ों सिपाहियों को मार डाला या मृत्यु दंड दिया गया। अधिकांश सिपाही कृषक परिवारों से आते थे, जो भूमि कर संबंधी ब्रिटिश नीतियों से अत्यंत पीड़ित थे। वर्षों की निराशा के उपरांत 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में यह जन प्रवाद फैल गया कि नई राइफल की कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती। यही मुख्य कारण बना। बेलोर का तो अलग था, उनका कारण था कि मतलब जो वो सारे कृषक परिवार से आते थे, तो भूमि कर से असंतोष होके मतलब कि विद्रोह कर दिए थे। और भी बहुत सारे प्रतिबंध शुरू से ही लगते आ रहे थे, जैसे ललाट पे धार्मिक चिन्ह नहीं लगाना, दाढ़ी मुड़वाना अनिवार्य था, और एक नई और अफवाह फैल गई कि गाय और सूअर की चर्बी नई राइफल के कारतूसों पे लगी होती थी।
इससे हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। बैरकपुर पश्चिमी बंगाल में सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया। उनकी फांसी ने सिपाहियों में असंतोष और भी बढ़ा दिया। मेरठ उत्तर प्रदेश में सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर कूच किया, जहां उन्होंने वृद्ध किंतु राजनीतिक रूप से शक्तिहीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। उनका साम्राज्य दिल्ली के एक लघु क्षेत्र तक सीमित था, यद्यपि वास्तविक निर्णय सिपाही नेताओं द्वारा लिए जा रहे थे। मतलब उन्हें सिर्फ अपना क्या है, एक सांकेतिक नेता के रूप में, राजनीतिक नेता के रूप में घोषित कर दिया, लेकिन सारे निर्णय कौन ले रहे थे? सिपाही नेता ले रहे थे। यह विद्रोह शीघ्र ही उत्तर एवं मध्य भारत में फैल गया। सिपाहियों ने कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर अधिकार कर लिया। कानपुर में विद्रोही सेनापति नाना साहेब ने प्रारंभ में ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित मार्ग देने का वचन दिया। शुरू में नाना साहेब जो थे वे क्या थे? ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित मार्ग देने का वचन दिया, परंतु बाद में 200 से अधिक ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए और बहुत सारे ब्रिटिश पुरुष और महिला और बच्चों को हत्या कर दी। इस घटना के कारण आज भी विवादित है, और ये घटना आज भी विवादित है कि ऐसा सच है या ब्रिटिशों का लगाया गया इल्जाम है। ब्रिटिश प्रतिक्रिया अत्यंत क्रूर थी, जिसका प्रारंभ सितंबर 1857 में दिल्ली को पुनः अधीन करने से हुआ। वहां ब्रिटिश सेना ने घर घर जाकर नरसंहार किया। जहां वह 200 के अपने लोगों के मरने से काफी दुखित थे, वहीं हमारे लोग को उन्होंने लाखों में मारा। कानपुर में सामूहिक मृत्युदंड दिए गए, जिससे जनसाधारण में भय व्याप्त हो गया। एक लंबे दंडात्मक अभियान में उन्होंने गांवों को जला दिया, फसलें नष्ट कर दी, जिससे असंख्य लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों की संख्या विद्रोहियों के हाथ हुई हत्याओं से कहीं अधिक थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वीर नेतृत्व होते भी विद्रोह असफल रहा, क्योंकि सिपाहियों में एकता एवं सुसंगत रणनीति का अभाव। एक जगह से दूसरी जगह के लोग एक दूसरे का उस तरह से विद्रोह में साथ नहीं दे रहे थे जिस तरह से अंग्रेज एक दूसरे के साथ दे रहे थे। यह विद्रोह भले ही विफल रहा, किंतु यह एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। इसने विचार का बीज बोया और विदेशी शासन अस्वीकार है, यही बीज अन्य विधियों के साथ बढ़कर 20वीं शताब्दी के आरंभ में पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष में परिणत हुआ। इसी बीच 1858 में ब्रिटिश राज सत्ता ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने अधीन ले लिया और इसके साथ ही ब्रिटिश राज का आरंभ हुआ। और 1858 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ब्रिटिश शासन हो रहा था, वो अब ब्रिटिश राज के डायरेक्ट नीतियों के अंतर्गत आ गया। ब्रिटिश नीतियां अब आक्रामक विस्तार की अपेक्षा नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर केंद्रित हुई। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया और भविष्य में एकीकृत विद्रोह की संभावना न रहे, इसलिए ज़्यादा भारतीयों को रखा नहीं गया। भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत। भारत पे यूरोपीय विजय और शासन किसी भी प्रकार से सभ्यकारी अभियान नहीं था, क्योंकि भारत की अपनी सभ्यता यूरोप से कहीं प्राचीन थी और अच्छी थी। यह शासन अधीनता और शोषण की नियमित व्यवस्था थी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर क्रूर दमन किया जाता था। केवल कुछ सीमित भारतीय अभिजनों ने ब्रिटिश शासन को स्वीकार माना। शेष भारतवासियों को उपनिवेशवाद से पीड़ित विश्व के अन्य उपनिवेशित क्षेत्रों की भांति अन्याय, उत्पीड़न, हिंसा और विस्थापन सहना पड़ा। दो वीरांगनाओं की यहाँ पे कहानियाँ दी गई है। एक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को ब्रिटिश अधिपत्य से बचाने के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। नाना साहेब के सैन्य सलाहकार मराठा तात्या टोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने घिरी हुई झांसी से निकलकर ग्वालियर का दुर्ग जीत लिया और वहां का कोस तथा अस्त्रागार अपने अधिकार में ले लिया। वे 18 जून 1858 को रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी पर आक्रमण का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश सेनापति ने लिखा था कि रानी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, धैर्य तथा अपने अधीनस्थों के प्रति उदारता के लिए उल्लेखनीय थे।
उनके उच्च पद के साथ ये गुण उन्हें सभी विद्रोही नेताओं में सर्वाधिक खतरनाक बनाते थे। वे विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक वीर थी। तात्या टोपे ने संघर्ष को 1859 के आरंभ तक जारी रखा, परंतु विश्वासघात द्वारा उन्हें पकड़कर ब्रिटिश को सौंप दिया गया, जिन्हें उन्हें फांसी दे दी। तात्या टोपे भी संघर्ष को जारी रखें रानी लक्ष्मीबाई के, लेकिन उन्हें बाद में क्या कर दिया गया, उन्हें विश्वासघात द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे गई। अवध की बेगम हजरत महल, यह भी एक वीरांगनाएं थी, उत्तर प्रदेश की थी, वो भी उत्तर प्रदेश झांसी की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रबल प्रतिरोध किया। जब उनका राज्य ब्रिटिश शासन द्वारा अधिकृत कर लिया गया तो 1857 के विद्रोह में उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और ब्रिटिश शासन द्वारा लखनऊ पर पुनः अधिकार के प्रयास के विरुद्ध नगर की रक्षा का नेतृत्व किया। ब्रिटिश शासन ने उन्हें आत्मसमर्पण करने पर सुरक्षित मार्ग देने का प्रस्ताव किया, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और अंततः उन्हें समीपवर्ती नेपाल में शरण लेनी पड़ी। नवंबर 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और इस घोषणा में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी का वचन दिया। इसके प्रत्युत्तर में बेगम हजरत महल ने एक प्रति घोषणा जारी की, जिसमें उन्होंने भारतीयों को चेतावनी दी कि वे इन वचनों पर विश्वास न करें कि अंग्रेजों की सदा यह रीति रही कि वे बड़ा या छोटा कोई भी दोष कभी क्षमा नहीं करते। उनका मानना था कि अंग्रेज बड़ा या छोटा कोई भी दोष कभी भी क्षमा नहीं करते। तो एक थे अवध के और एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो एक अवध की बेगम हजरत महल और एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये दो गो वीरांगनाओं का यहाँ पे कहानी दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई का एक लघु चित्र 1853 या उससे पहले का है, जब वो लड़ाई लड़े उससे भी पहले का। तो हम देख रहे थे कि उनका मानना था, भारतीयों का मानना था कि उपनिवेशित क्षेत्र की भांति अन्याय, उत्पीड़न, हिंसा और विस्थापन सहना पड़ा। उसी समय इस औपनिवेशिक शासन के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए। इसने भारतीयों को विश्व को भारत से जोड़ा या पुनः जोड़ा। पहले भी जुड़े हुए थे, कम जुड़े हुए थे, जिससे ज़्यादा जुड़े। ब्रिटिश शासन और कुछ हद तक फ्रांसीसियों ने अपने अधिकार क्षेत्रों के प्रत्येक पक्ष के बारे में व्यवस्थित रूप से विस्तार से लिखा। उन्होंने इस उपमहाद्वीप का गहन सर्वेक्षण किया और बड़ी विस्तृत जाति सूचियां बनाई। यद्यपि वे सूचियां त्रुटिपूर्ण थीं, क्योंकि उसमें नस्ल की अवैज्ञानिक किंतु अप्रचलित अवधारणाओं का उपयोग किया गया। आनुवांशिकी के अनुसार नस्लें नहीं होती। उन्होंने भारत के स्मारकों के दस्तावेज बनाए, उनकी कला और वास्तुकला का अध्ययन किया, कुछ खंडरों को पुनर्स्थापित किया तथा पुरातत्व शास्त्र का आरंभ किया। किंतु इस प्रक्रिया में उन्होंने अन्य औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से हजारों मूर्तियां, चित्र, रत्न, पांडुलिपियां एवं अन्य सांस्कृतिक धरोहरें चुरा ली और यूरोपीय संग्रहालय या निजी संग्रहों में भेज दिया गया। जहां यह भारतीय संस्कृति तथा विरासत की गंभीर क्षति थी, वहीं इसने यूरोपीय समाज में भारतीय कला की सराहना को भी प्रेरित किया। ऐसी सांस्कृतिक चोरी विश्व के सभी उपनिवेशों में हुई। वर्तमान समय में अनेक स्थानों पर इन सांस्कृतिक धरोहरों को उनके मूल देशों में वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं। इसने भारत को विश्व से और विश्व को भारत से जोड़ा या पुनः जोड़ा। इस वाक्य में पुनः जोड़ा क्यों सम्मिलित किया गया? क्योंकि पहले भी भारत का व्यापार दूसरे देशों से होता रहा था, तो लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो व्यापार ठप हो गया था, वे अंग्रेजों के द्वारा ही पुनः बहुत सारे लोगों देशों से जोड़ा गया, इसलिए इसे पुनः जोड़ा गया कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि चोरी की गई सांस्कृतिक धरोहरें विदेशों में अधिक सुरक्षित रही। आपके अनुसार क्या इन्हें भारत वापस लाना उचित होगा? समूह में विचार करें। ये सच है कि सांस्कृतिक धरोहरें जितना विदेशों में सुरक्षित हैं उतने हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो धरोहर हैं वह हमारे यहाँ आना चाहिए, उनका विश्लेषण होना चाहिए और उन पे एक विस्तृत वर्णन होना चाहिए, ताकि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः जान सकें। यद्यपि ब्रिटिश विद्वान संस्कृत भाषा में निपुण होने वाले प्रथम यूरोपीय नहीं थे, तथापि उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के यूरोपीय भाषा में अनुवाद करने का कार्य अवश्य आरंभ किया।
तत्पश्चात फ्रांसीसी, जर्मन और अन्य यूरोपीय विद्वान भी इस पथ पर अग्रसर हुए। इस अध्ययन के पीछे विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं थी। कुछ विद्वान भारत की प्राचीन संस्कृति के वास्तविक जिज्ञासु अथवा प्रशंसक थे, जबकि अन्य का उद्देश्य यह था कि भारतीय भाषाओं एवं ग्रंथों के अध्ययन द्वारा ईसाई धर्म की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना अधिक सरल हो। मतलब वे चाह रहे थे कि मतलब सबूत के साथ ये बताया जाए कि ईसाई धर्म भारतीयों के सनातन धर्म हिंदू धर्म से श्रेष्ठ। संस्कृत अध्ययन तथा ग्रंथों का यूरोप में प्रसार तथा उसके पश्चात अन्य भारतीय भाषाओं का भी एक प्रकार से नव महाद्वीप की खोज के तुल्य था। जैसे कि जर्मन दार्शनिक गेओर्ग हेगल ने कहा, भारतीय ग्रंथों का प्रभाव यूरोपीय दार्शनिकों, साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों तथा कुछ अवसरों पर राज्यकर्ताओं पर भी पड़ा। इसका प्रभाव 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका तक भी पहुंचा। यह स्मरण कराता है कि यद्यपि राजनीतिक प्रभुत्व की धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु सांस्कृतिक प्रभाव की धारा कभी कभी विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होती है। हो सकता है कि राजनीतिक प्रभुत्व जो हो ब्रिटिश का ज़्यादा हो, लेकिन भारतीय संस्कृति क्या था, उनकी हमारे विपरीत, हमसे वो काफ़ी आगे थे सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक प्रभाव काफ़ी हमारा ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा गोल्डन रहा। भगवत गीता या डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन इन 18th लेक्चर विथ नोट्स बाय चार्ल्स विल्किंस। तो ये जो है भगवत गीता का अनुवाद किया गया इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता अथवा कृष्ण अर्जुन संवाद आधुनिक वर्तनी अनुसार का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1785 में इसके अनुवादक चार्ल्स विल्किंस थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे पुस्तकों का क्या किया गया, अनुवाद किया गया। आगे बढ़ने से पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश भारत की महान समृद्धि से आकर्षित हुए। उन्होंने उपमहाद्वीप पर वर्चस्व हेतु परस्पर संघर्ष किया, जिसमें अंततः ब्रिटिश शासन को प्रधानता प्राप्त हुई। ब्रिटिशों की निर्दयी कर नीति ने जन सामान्य को भारी कष्ट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भीषण अकाल पड़े तथा लाखों लोगों की मृत्यु हुई। भारत के उद्योगों का योजनाबद्ध विनाश उनकी समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा के लिए अत्यंत विनाशकारी हुआ। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने अपने प्रशासनिक ढांचे, विधिक प्रणाली तथा शैक्षिक संस्थानों को थोपकर भारतीय समाज पर पूर्ण औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित किया। पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म परिवर्तन एवं सांस्कृतिक पुनर्रचना पर विशेष बल दिया, जिससे समाज में दीर्घकालिक विभाजन उत्पन्न हुआ। वहीं फ्रांसीसियों की समायोजन नीति ने पांडुचेरी में एक छोटे से फ्रांसीसी भारतीय वर्ग का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अनेक विद्रोह हुए, जिसमें 1857 के महान विद्रोह ने कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन को संकट में डाल दिया। यद्यपि इन अधिकांश विद्रोहों को क्रूरता से कुचल दिया गया। 19वीं शताब्दी में भारत की शास्त्रीय संस्कृति, विशेषतः अनुवादित संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से पश्चिम में पुनः प्रवाहित हुई, जिसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से हमने भारत में औपनिवेशिक काल को हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हम पे आके शासन किया। तो ये पुस्तक 1857 के विद्रोह तक आते आते समाप्त हो गया। इसके आगे का जो काल है वह अगले कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। तो इतिहास का पार्ट यही 3 चैप्टर में समाप्त हुआ। ये अंतिम चैप्टर था। फिर इन तीनों चैप्टर को मिला के हम एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें शॉर्ट में सब कुछ हो।